Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। जनाब, हम जितना भी कोशिश कर लें खूबसूरत दिखने की, जब तक कि एक नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ना हो और जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनकी हमने हिफाजत ना की हो तो वो इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता। ख़ास तौर पे खूबसूरत स्माइल का, एक अच्छी मुस्कुराहट का कोई नेबुल बदल नहीं है। चमकदार, हमवार, खूबसूरत सफ़ेद दांत जो हैं हमेशा देखने वाले को भी अच्छे लगते हैं, एक अच्छी सेहत की अक्कासी भी करते हैं और आपके हुस्न और शख्सियत को भी चार चांद लगाते हैं। लेकिन ये कैसे अचीव करें और इसमें क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि हम बाज़ात अल्लाह की दी हुई इस खूबसूरत नेमत को खो बैठते हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे और जानेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर अवैस आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डेंटल कंसल्टेंट हैं आप। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा, जैसे मैं कह रही हूँ चमकदार, हमवार, साफ दांत, ये क्या हर एक को अल्लाह ताला जो है एक ही जैसे दांत और एक ही जैसी चीज़ें अता फरमाते हैं, या फिर इसमें कुछ तब्दीलियाँ होती हैं हर एक के जेनेटिक्स के लिहाज से या आदत के लिहाज से? नहीं, इसमें तब्दीलियाँ होती है, कुछ जेनेटिक्स से भी हो जाती है, मतलब वालिद वालिदा के दांत जिस तरह हो या दादा या दादी इस तरह, उनसे भी हो जाती है। और कुछ हमारे अपनी गलतियाँ भी होती है। अपनी गलतियाँ क्या होती हैं? वो मतलब फ़र्ज़ करें हैबिट्स इस तरह हो जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक बच्चा है छोटा सा और उसको आप फीडर देते हैं, तो वो अगर वो बहुत ज़्यादा लेता है फीडर या चूसनी वगैरह उसको देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये दांतों का पूरा एक सिस्टम होता है, ये ज़ुबान और ये मसल्स चीक की, ये बैलेंस रखता है तालु को। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए ना तो आपके दांत बिगड़ जाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो जब हम उसको चूसनी या जो भी देते हैं तो टंग का फोर्स ख़त्म हो जाता है, सिर्फ चीक का फोर्स रह जाता है, तो दांत जो है ना आगे निकल आते हैं, तो टेढ़े से हो जाते हैं। तो अब आजकल मतलब अगर ज़्यादातर, सारे नहीं मैं कहूँ तो 50% बच्चे जो हैं वो तो दूध जो है वो बोतल का ही यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर चूसनी जो भी बड़ी आम है, अगर वो ना भी दे तो बच्चे बाज़ औक़ात अंगूठा चूस रहे होते हैं। हाँ, अंगूठा भी। तो फिर अब इन चीज़ों का क्या मतलब हल है? देखो, फीडर आप दे दे, फीडर से मैं मना नहीं करता, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अब एक तो सबसे पहले अगर आप फीडर दे देते तो पूरी रात उसके मुंह में ना पड़ा रहे। इसके दो नुकसान आते, एक तो वही जो मैंने आपको अभी बता दिया, दूसरा ये कि उसमें दूध वगैरह जो होती है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होती है, तो वो क्या होती है, बैक्टीरिया को शुगर मिल जाती है, तो पूरी रात वो दांतों को भी ख़राब करता रहता है। इसको एक कहते हैं रैम्पट कैरीज, एकदम पे सारे दांतों के बच्चों की जो है ना कैरीज लग जाते हैं, फिर सारे गिर जाते हैं। और ये याद रखना, दांत अगर अभी कभी भी बच्चों का अपने टाइम से पहले निकाल दो या गिर जाए ना, तो वो भी चांस होता है कि टेढ़े दांत निकल आएंगे। अच्छा। तो पूरी रात देने के ये दो नुकसान आते हैं। ठीक है। आप चूसनी भी देते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली आवर्स के लिए ना दिया करो, कुछ आवर्स के लिए दे दो, कुछ टाइम के लिए दे दो, फिर वापस निकाला करो, फिर कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 4-5 घंटे पहनेगा तो बोनी चेंजेस तो आएगी फिर। ठीक है। तो ये इसका वो है। अच्छा, अब अगर ये बोनी चेंजेस आ चुकी हों और वालिदैन ने गलती कर दी हो, तो फिर क्या इसका कोई वे बैक नहीं है, दुरुस्त नहीं हो सकता? अगर आप इनिशियल स्टेज में करें तो ये बोनी चेंजेस फिर ब्रेसेस वगैरह से भी तकरीबन कुछ ना कुछ कवर हो जाता है। अगर आप लेट स्टेज हो जाए, मतलब 20-25 के ऊपर ग्रोथ जब आपका रुक जाए, उसके बाद फिर अगर आप बोनी चेंजेस कम करना चाहेंगे तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन जो टेढ़े शेढ़े दांत होते हैं ना, वो कवर हो जाती है ब्रेसेस से। कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेसेस जो है लगाने के लिए सूरत हाल है और यहाँ पे ब्रेसेस लगाने ज़रूरी हो गए? कुछ तो हमारी अपनी कैलकुलेशंस होती है, एक्सरे कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कुछ हम फिज़िकली मतलब उसको जब चेक कर लेते, एग्जामिनेशन करते, तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन से क्लास में, इसके अपनी क्लास से क्लास 1, 2, 3, इसमें क्राउडिंग है नहीं है, इसमें रोटेशन है नहीं है, इसमें ओवरजेट है नहीं है, ठीक है, इसमें डीप बाइट है कि नहीं है, तो सारे हमें एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। तो उस वक्त हम फिर पेशेंट को कहते हैं कि आपके दांतों में ये इश्यूज़ है और ये इस तरह सॉल्व होंगे। मैंने तो बहुत सारे बड़े लोगों को भी ब्रेसेस लगाए देखे हैं। आप कह रहे हैं कि ब्रेसेस के लिए कोई खास उम्र है? नहीं, उम्र कोई ख़ास नहीं है ब्रेसेस। मतलब वो मैंने बोनी चेंजेस के लिए कह रहा था, उम्र आजकल ब्रेसेस में नहीं है। मेरे पास पेशेंट है 50 से ऊपर, उसको मैंने ब्रेसेस लगाए हैं। और उन ब्रेसेस का क्या फ़ायदा होगा जो 50 से ऊपर आप लगा रही हैं? ये किस किस स्टेज पे किस किस चीज़ों के लिए ब्रेसेस जब अब एक पेशेंट है, उसके दांतों में स्पेसिंग है, बेचारी बस बचपन में वालिद ने नहीं लगाया, वालिदा ने कुछ नहीं किया, अब उसको 50-45 साल में सोच आ गया कि यार ये स्पेस तो ख़त्म भी हो सकता है, या एजुकेशन थोड़ी सी हो गई ना, तो वो आ जाते हैं, हम उसका स्पेस ख़त्म कर लेते हैं। स्पेस का मतलब है दांतों के दरमियान जगह होती है। मेरे कुछ पेशेंट है, आप यकीन मानो, उस दिन भी मैं पेशेंट को मजाक से कह रहा था, मैंने कहा घर जाके हस्बैंड से लड़ना है,
कि आप जो है ना अभी कितनी उम्र आपकी होगी, बच्चे भी बड़े हो गए और आपको अभी तक किसी दांतों में रखा था उन्होंने। अभी आपने जो इसके 2 दांत बिल्कुल इस तरह थे, अच्छा, तो मैंने बिल्कुल इस तरह थे बिल्कुल, तो वो सीधे कर दिए। मैंने कहा कितनी खूबसूरती आपकी बढ़ गई। और ये मैंने कहा हस्बैंड से लड़ना। अच्छा, हस्बैंड से लड़ना, अब्बा से ना लड़ना। वो फिर हस्बैंड यही कह रहा था कि जो अब्बा ने नहीं किए। अच्छा, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि हर तरह के दांतों के मसाइल का सोल्यूशन मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। मतलब उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई इसकी डाउन साइड या इसके कोई साइड इफेक्ट्स, कोई परेशानी होती हो अगर ब्रेसेस लगाए जाएं तो? सर परेशानी ये होती है कि थोड़ा सा पेन हो जाता है जिस दिन हम टाइट करते हैं, नंबर फर्स्ट। दूसरी सबसे मेन इशू जो है ना, अगर आप साफ़ नहीं रख सकते, मैं तो मरीज़ को क्लियर कट कहता हूँ, अगर आप ब्रेसेस साफ़ नहीं रख सकते ना लगाओ, क्योंकि उसमें वायर लग जाएगा, ब्रेसेस लग जाएंगे, उसमें खाना पसना और भी आसान हो जाएगा। तो अगर आप उसको प्रॉपर जो फ़र्ज़ करें मैं ब्रशिंग करता हूँ 2 मिनट्स के लिए, तो उसको चाहे कम से कम 5 मिनट ब्रश पे लगाएं और उसको चाहे फ्लॉसिंग और इसके स्पेशल ब्रश आते हैं वो यूज़ करें। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मैं अक्सर कहता हूँ दांत आपके सीधे हो जाएंगे, आखिर में जब ब्रश निकालोगे तो ख़राब भी हो जाएंगे सारे। ख़राब कैसे हो जाएंगे? कीड़ा लग जाएगा सब में, ठीक है। अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे जरासीम को खुराक मिलता रहेगा और वो दांत खाता रहेगा। सीधा तो हो जाएगा लेकिन साथ बैक्टीरिया ने ख़राब भी किया होगा। अच्छा, आजकल तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे को, हर दूसरे तीसरे बंदा जो बच्चा जो है ख़ास तौर पे, उनको ब्रेसेस जो है वो लग रहे हैं। क्या ये सब इतना ही ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये कुछ शौकिया भी है कि कुछ इन फैशन है आजकल? पहले फैशन था, जब फर्स्ट टाइम ब्रेसेस निकले थे तो स्पेशली यूरोप कंट्रीज़ और इन अमेरिका इनमें ना, तो ये बहुत एक्सपेंसिव इलाज था। तो कुछ लोग फैशन से भी पहनते थे, कुछ पाकिस्तान भी आके ना इधर लगाते थे, उधर जाके था ये एक अमीरी की वो कि ये बहुत अमीर है ब्रेसेस। अब वो ख़त्म हो गया सिस्टम। अब ज़रूरत बहुत ज़्यादा बच्चों के है। एक तो मैंने आपको कहा कि हमारी हैबिट्स चेंज हो गई, ठीक है, और फूड डाइट बहुत चीज़ें चेंज हो गई, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना दांत वक्त से फिर। अच्छा, एक और भी इसमें इशू आता है, अब आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ये कितने ज़्यादा हो गए जी। अब नेचुरल डाइट से हम दूर होते जा रहे हैं। अब ईद आ गई, बहुत बच्चे आप देखोगे गोश्त नहीं खाते होंगे आसानी से। मैं इनको कहता हूँ भाई इसको सख्त खुराक दे दे, जो अल्लाह ने बनाया है ना वो दे दे, ताकि उसका नेचुरल प्रोसेस चलता रहे और उसके दांत गिर जाए खुद। तो वो जब बर्गर खाते, बर्गर से तो दांत नहीं निकलता, वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वालदा आती है, डॉक्टर साहब इसका दूध का दांत भी पड़ा है और नीचे पक्का दांत आ गया, तो फिर हम वो दूध का निकाल दे, उससे वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, दांत टेढ़े शेढ़े हो जाते। तो इसका बेहतर, अब गंडेरी मेरे ख्याल में नहीं खाते होंगे बच्चे, हम बचपन में खाते थे। मुझे नहीं याद कि मैं एक दांत के लिए भी कोई डेंटिस्ट के पास गया हूँ कि मेरा दांत निकालो दूध का। तो अब आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जिन बच्चों के ये किस उम्र में, 7-8 साल की उम्र में तकरीबन, जब उसके दांत आ गए, मतलब उसके दांत आ गए दूध के, तो उसको सख्त खुराक दे दो। ये एक पूरा एक मैकेनिज्म है, नीचे से दूसरा दांत आएगा, उसकी रूट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ प्रेशर्स आएंगे वो आएंगे, ऊपर से खुराक दोगे सख्त, वो इसको हिलाएगा। तो ये पूरा एक नेचुरल मैकेनिज्म जो है उससे ये दांत गिर जाता है। अगर आप ये डिस्टर्ब करोगे तो ये नहीं नेचुरल नहीं निकलेगा, फिर दूसरा पीछे से आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ ब्रेसेस जो हैं ये दांतों को सीधा करने के लिए लगाए जाते हैं, टेढ़ापन ख़त्म करने के लिए, स्पेस ख़त्म करने के लिए, और भी कोई इस्तेमाल है इसका? नहीं, ब्रेसेस का मेन मकसद जो है ना यही मकसद है कि इसको दांतों को सीधा करने के लिए। इससे शेप वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगी, जो आपका दांत होंगे वही ओरिजिनल होंगे। हाँ, एक इसका फंक्शनल भी हम कभी कभार यूज़ करते हैं। अब एक पेशेंट है, इसको हम क्रॉस बाइट कहते हैं। अब पीछे से दांत जो है ना जिस तरह नॉर्मल मिलते हैं ना, उसके क्रॉस में मिलते हैं, ठीक है। तो वो उससे खाना किस तरह चबाएगा? दांत तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना पीछे, अगर वो इस तरह है तो ये तो ऊपर उसके अपोजिट नहीं, दोनों का, तो ये खाना नहीं खा सकेगा। तो फंक्शनली भी फिर हम इसको ब्रेसेस से इसको ले आते ताकि इससे खाना खा सके। इस दांत को फिर इधर ले आते और उसको थोड़ा इधर ले आते ताकि वो फंक्शन मेंटेन हो जाए। इससे कोई मतलब इन द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम तो नहीं होता कि दांत जल्दी गिर जाएंगे या दांतों में और कोई प्रॉब्लम आ जाएगा ब्रेसेस के लगाने से? इस तरह कोई इशू नहीं, बस अगर साफ रखेंगे तो गम्स भी आपके ठीक होंगे और दांतों को कीड़ा भी नहीं लगेगा ड्यूरिंग ब्रेसेस जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं। अगर ये दो आप साफ नहीं रखेंगे तो फिर आपकी बोन भी रिजॉल्व होगी और दांत भी खराब होता जाए। अच्छा, एक और मसला होता है जो कि यूजुअली बोन रिजम्पशन कहते हैं उसे, रिजॉर्प्शन, हाँ, रिजॉर्प्शन, हाँ, रिजॉर्प्शन। ये क्या प्रॉब्लम है? बोन रिजॉर्प्शन का प्रॉब्लम क्या है? कुछ फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, जो एज के साथ बंदा 50 तक पहुंच जाए इस तरह पर, तो कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल भी होता है। कुछ जो होते हैं ना कोई डिजीज़ की वजह से भी होते हैं, जिस तरह गम में एक हम उसको कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस, फर्ज करिए इसको हो गया। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल स्पेस होता है दांत और मसूड़ी के दरमियान एक कुदरती स्पेस होता है, उसमें अगर खाना पसे और हम ब्रशिंग ना करें तो वो उधर खाना फंस जाता है, जम के सख्त हो जाता है। फिर उससे आराम से वो क्या करता है, उधर बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, वो मसूड़े को ज़ख्मी करता है, फिर मसूड़ा नीचे जाएगा,
तो उधर पॉकेट सा बन जाता है। फिर जब नीचे जाएगा तो बोन आ जाएगा, बोन भी फिर जो है ना आराम से रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फिर बोन भी नीचे जाएगा 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 जब तक आप उसको साफ़ ना करें। खून भी आता होगा मसूड़ों से। अच्छा, इसकी अलामत यह है कि मसूड़ों से खून आना चाहिए। खून आ जाएगा, बदबू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मसूड़े सूज जाएंगे, थोड़े रेडनेस हो जाएगी उसमें। ठीक है। ये इसकी अलामात है। तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है? एक तो सफाई करनी पड़ेगी, अगर इस तरह किसी को इशू है तो डॉक्टर के पास जाके ना उसको डीप स्केलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और हम डीप अंदर से सारा गंद निकाल देंगे, फिर पॉलिश कर देंगे, फिर अपनी दोबारा वो मसूड़े अपने आप को हिल कर देंगे। लेकिन याद रखना बोन दोबारा वापस नहीं आता। ठीक है। हाँ, यानी इसे फिर जिन लोगों को ये मसला हो उनको फिर स्केलिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट करवानी नहीं, पड़ेगी। फ्रीक्वेंट एक दफ़ा कर दिया डीप प्रॉपर। हाँ। तो उसके बाद जो है ना आप प्रॉपर मेंटेन रखे, साफ रखे, ब्रशिंग टेक्निक इंप्रूव। अब देखो एक और चीज़ भी है ना, अगर आप ब्रशिंग इस तरह करें उससे भी बोन रिजॉल्व होता है। अच्छा। हाँ, ब्रशिंग का टेक्निक ये है कि उसकी ब्रिस्टल्स ऊपर 45 डिग्री पे पकड़ के ना ऊपर से आप इस तरह करें, नीचे से इस तरह, अंदर से। ठीक है, ये ब्रश आजकल रिकमेंड नहीं है। ठीक है। इससे गम चले जाते हैं, गम जाएंगे तो बोन भी जाएगा और दांतों का जो गम का सरफेस जो जहाँ पे गम और दांत मिलते हैं ना वो जगह भी रब हो जाती है। सो इसका मतलब है जो एक सर्कुलर हमें कहते थे सर्कुलर कि कर सर्कुलर सकते में हैं, आप हाँ, करें, वर्टिकल और सर्कुलर कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते। ये मतलब ऐसे ऐसे जो हमारा आम हमने ब्रश देखा है जो हर कोई ये वाले रिकमेंडेड नहीं है। राइट। वो आजकल नहीं करना और चाहिए। जो ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रशेस आए हुए हैं वो तो भी ज़बरदस्त है। वो क्योंकि वो उनकी ऑटोमेटिकली मूवमेंट जो है मूवमेंट होती है वो। ये इसका एक फ़ायदा ये भी कि फोर्स भी इक्वली लगते हैं ना। हम तो कभी कभार किसी दांत पे ज़्यादा लगा लेते, कम लगा लेते, तो उसका ये भी एक फ़ायदा है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों से खून आना जो है ये और किस किस मर्ज़ की अलामत हो सकता है? ज़्यादातर तो यही उसके। अच्छा, एक और भी हो सकता है, अगर जिस तरह डेंगू में कुछ आ गया ना, वैसे ये तो और मुख्तलिफ अलामत, जिसको खून में कोई वो है ना मसला हो तो उसका जिसमें खून क्लॉट नहीं होता ना, ब्लड, उससे भी गम से खून आता है। डेंगू में हमारे पास पेशेंट आते थे, हमें बुलाया जाता था वार्ड में, हॉस्पिटल में। उस टाइम में पेशावर ड्यूटी करता था। तो कहता है डॉक्टर साहब इसकी मसूड़ों से खून आ रहा है। तो जब ब्लड में वो खून बंद करने की वो कैपेसिटी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब भी मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा एक और भी है, अगर फ़र्ज़ करें आम हालत में आप, स्पेशली लेडीज़ को मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उससे बेहतर पहले कि आप एक डेंटिस्ट को विज़िट करा दें। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली आपके दांतों में थोड़ा बहुत कैलकुलस गन शन पड़ा होगा, ब्लड नहीं आएगा। लेकिन जो ही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, तो फ़ौरन ब्लड स्टार्ट हो जाता है। अपने आप को इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, फ़ौरन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। बिल्कुल। तो ये भी एक वो है। अच्छा, बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के बाद एकदम से दांत आपके ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो कैल्शियम जो है वो हड्डियों से बाज़ औक़ात ड्रॉ हो जाता है और उसकी वजह से हड्डियाँ भी और उसका दांत भी, जो कि कैल्शियम है मेनली, तो दांत भी कमज़ोर होते हैं। देखो, डाइट तो मेंटेन रखना चाहिए सबसे पहले, वो तो लाजमन है। डाइट आपका मेंटेन नहीं होगा, कैल्शियम वगैरह नहीं होगा, तो पूरी बॉडी पे आपका इफेक्ट तो होगा। ये भी एक वजह। दूसरी वजह ये कि उस टाइम एक तो फीमेल एक लेजी सी भी हो जाती है, और हाइजीन थोड़ा मेंटेन उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरी ये कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो बैक्टीरिया के साथ जो जंग शुरू होता है ना मुंह में, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उनके दांत जल्दी ख़राब होते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, हमारे पे दुश्मन अगर तगड़ा हो जाएगा, तो फिर हम नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये तो हो गई दांतों की जो मतलब अपीयरेंस के मसाइल हैं। एक उसमें होता है कि दांत चमकदार नहीं होते, मतलब उनके लस्टर नहीं होता, या इनेमल का जो कलर है हमारा वो येलो होता है। लोग उसके लिए बहुत सारी तरीके इस्तेमाल करते हैं कि वाइटनिंग करवा लें और पता नहीं क्या करवाएं, लेकिन वो बाज़ औक़ात ज़्यादा दांतों के इनेमल को और दांतों को मुतासिर कर रहे होते हैं। अच्छा, वाइट जो होते हैं दांत का, सबसे जो वाइट कलर होता है ना, लेयर होता है ना, वो सबसे इनेमल होता है, जो आपने कहा ना। अगर वो किसी एक तो नेचुरली होता है, इसमें शेड्स होती है A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3। और ये शेड्स जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये अल्लाह ताला की तरफ से जेनेटिकली। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ भी बताऊँ ना, अब आप अगर अफ्रीकन लोग देखें ना, मेरे पास पेशेंट भी आते, वो होते कंट्रास्ट, इसको हम कहते हैं, कलर उसका बहुत डार्क होता है। ठीक है, दांत बिल्कुल चमक रहे होते हैं। हालांकि अगर मेरे और आपके दांतों के साथ कंपेयर कीजिए, शेड गाइड से हम देख लें, तो हमारे से उसकी येलो दांत होंगे। अच्छा। लेकिन वो कंट्रास्ट में वाइट नज़र आते हैं। ठीक है। ठीक है। एक तो ये भी आपने देखना पड़ेगा, जो फीमेल वाइट होगी तो उसके दांत अगर वाइट भी होंगे ना, तो थोड़ा सा कंट्रास्ट होगा। अल्लाह ताला की तकसीम है ना। ठीक है। दूसरा, अगर आप उस पर इनेमल लेयर आपसे का चला जाएगा, तो दूसरा लेयर जो भी नज़र आएगा वो येलो होगा। तो इनेमल लेयर कैसे चला जाता है? मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपकी डाइट, ठीक है, अगर आप एसिडिक फूड या इस तरह कोई चीज़ ज़्यादा खाएंगे ना, तो इनेमल सरफेस थोड़ा रफ होता जाएगा। ठीक है। ठीक है। और एसिडिक डाइट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? ये जंक फूड वगैरह भी, हर चीज़ नॉर्मल बैलेंस डाइट।
अगर आप मुसलसल कंटिन्यूस अब रोज़ा, एक फीमेल है वो रोज़ाना लीमू खाती है, दांतों से इस तरह करती है, तो ज़ाहिर है आप उसको मुसलसल सेडेक दे रहे हैं तो ख़राब तो होंगे। ठीक है। अब लीमू का भी अल्लाह ने बनाया तो उसका अपना इस्तेमाल है अपने तरीके से, ठीक है, कंटिन्यूसली ना करें। जो ड्रिंक्स वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये इस्तेमाल करते, ये सेडेक है, ठीक है। अब एक और बात है, आजकल जो है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल का बड़ा रिवाज है। हाँ जी, स्किन पे भी और दांतों पे हाँ। दूसरा सोडा है, बेकिंग सोडा, उसका है, देखो उससे आपका फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन सिर्फ 19-20 फ़र्क पड़ेगा। अब बेकिंग सोडा अगर कोई कंटिन्यूसली यूज़ करेगा तो उससे एनेमल लेयर जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। चारकोल इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूसली, उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, उससे एनेमल लेयर जाएगा। टूथब्रश अगर आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करते तो टूथब्रश आप हार्ड का भी यूज़ ना करें, मीडियम से ऊपर ना जाए। जो स्मोकर वगैरह है उसकी तो अलग एक टॉपिक है ना। अगर आप स्मोकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप हार्ड टूथब्रश में आते हैं सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, और हार्ड टूथब्रश यूज़ करें और ज़ोर भी ज़्यादा दे दें, उससे भी एनेमल लेयर जाता है। किसी को अगर कोई OCD टाइप हो या कोई चीज़ हो कि वो बस रोज़ाना दिन में 5-6 दफ़ा ब्रश करता है, उसकी भी एनेमल लेयर जाएगी, ठीक है, ठीक है। दूसरा, नाश्ते के फ़ौरन बाद भी आप कोशिश करें ब्रश ना करें, कम से कम आधा घंटा टाइम दे दें। उस टाइम जब हम नाश्ता कर लेते हैं ना तो दांत में थोड़ी सी वो समझ ले कि एनेमल थोड़ा सा नरम या इस तरह कुछ आम जुबान में इस तरह समझ ले, आप फ़ौरन ब्रश कर लिया, ठीक है, तो उससे थोड़े से एनेमल लेयर चला जाएगा। खाना खा लिया, पेप्सी पी ली, फ़ौरन ब्रश कर दिया, तो वो एनेमल लेयर थोड़ा सा कम होता जाएगा। अच्छा, ये जो आपने बीच में अभी जिक्र किया था कि चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, फिर जो लोग चाह रहे हों कि उनके दांत जो हैं वो सफ़ेद नज़र आएँ, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जिसके साथ घर में ही उन्हें आपके पास ना आना पड़े, बहुत महंगा सारा वाइटनिंग करानी पड़े, घर में ही कुछ थोड़ा सा बेहतर? घर में तो यही बेकिंग सोडा करें, मैं अक्सर कहता हूँ ना, लेकिन किसी ओकेजन पे करें। ठीक है, मतलब कैसे? मतलब I mean, जस्ट बेकिंग सोडा लेकर बाज़ औक़ात उसमें लीमू के साथ, हाँ, लीमू के साथ डाल के ना दांतों पे रब कर ले, ठीक है, तो 19-20 फ़र्क पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन मतलब कब ईद पे करे तो चलो खैर इतना इफेक्ट नहीं होगा। किसी की शादी या अपनी शादी है उधर जाके करे, ये ना करे कि आप वीक में रोज़ाना करे या महीने में रोज़ाना करे, तो आपका सरफेस थोड़ा थोड़ा सा जाएगा। जब एनेमल सरफेस जाएगा तो सबसे मजबूत सरफेस भी ये होता है, तो आपका कीड़ा दांतों में लगना भी आसानी से हो जाएगा। और दांतों के अंदर जो एक चमक होती है वो चमक क्लस्टर खत्म हो जाएगा, एनेमल खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। और एक्टिवेटेड चारकोल को ये कैसे यूज़ करें घर में? वो भी आप इसी तरीका सेम है यूज़ करने का, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल भी इतना फ़र्क नहीं डाल। उसका एक नुकसान ये भी कि कभी कभार गम्स को लग जाए ना तो गम रेड हो जाते हैं, तो वही कंट्रास्ट की वजह से थोड़ा दांत आपको सफ़ेद नजर आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दंदासा वगैरह भी लोग बड़ा यूज़ करते थे दांतों के लिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपका क्या ख्याल? दंदासा भी करना चाहिए, मसवाक भी करना। देखो मैं अक्सर कहता हूँ ना, मेन काम हमारा जो है ना दांत साफ रखना है। आप दंदासे से करो, आप टूथब्रश से करो, आप जो है ना मसवाक से करो। हाँ, टूथपेस्ट का थोड़ा सा एक फ़ायदा है, वो ये कि आपको फ्लोराइड मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, दांत को जो लोकली उधर लग जाता है। फ्लोराइड का ये फंक्शन है कि दांत आपको मजबूत करता है। तो टूथपेस्ट का फिर मैं कहता हूँ चलो अगर कोई है कहता है नहीं मैंने सिर्फ मसवाक करना है, मैं कह खैर है रात में या दिन में एक दफ़ा टूथपेस्ट भी लगाया करो ताकि वो आपको मिनरल्स वगैरह वो भी मिल जाए दांतों को, तो उसका एक ये फ़ायदा भी है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, आप साथ रहे। कोई और ऐसी चीज़ जो कि आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है और हमारी डिस्कशन में वो मिस आउट हुई हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे देखने वाले। अच्छा, आजकल ज़्यादातर ब्रेसेस का ही टॉपिक चला तो मैं ब्रेसेस भी थोड़ा वो कर लेता हूँ। आजकल जिस तरह आप एक मीडिया पे ज़्यादा फेस करती है ना, इस तरह कुछ और लोग वो कहते हैं आप मेटल ब्रेसेस हम नहीं पहन सकते, तो आप क्या करें? तो इसके लिए फिर ऑप्शंस, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, अब मेटल के अलावा ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस भी आते हैं। आप मेरे साथ हम इतने डिस्टेंस में बैठे हैं, मुझे पता नहीं चलेगा आपने ब्रेसेस लगाए, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गए। सिफायर, एक तो कपड़ों का सिफायर होता है ना, एक सिफायर वो भी आता है। अब देखिए असल सिफायर जो है ना वो ज्यूल है, हाँ, उससे बनते कपड़ों का नहीं, वो सिफायर जो है वो एक मतलब एक हाँ वो उससे बनते हैं ब्रेसेस। अच्छा, हाँ उससे भी बनते हैं, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिफायर से बनते हैं ना। इसके अलावा फिर अगर आप कहते हैं नहीं ये भी मैंने नहीं लगाना, तार भी नहीं लगाना, मुझे जो है ना बस कुछ इस तरह करे कि मैं कभी कभार उतार भी सकती हूँ, उसके इलाज का आजकल आते हैं एलाइनर, आपने नाम सुना होगा। वो ट्रांसपेरेंट सा ट्रे होता है, वो आप पहना करें, ठीक है, और 22 आवर्स दिन में पहनना पड़ता है। कभी आप एक दिन किसी का जा रही तो उतार भी सकते, तो वो पहन के उससे आपके दांत सीधे हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, वो नजर नहीं आएंगे। इसमें और रिटेनर में क्या फ़र्क है? वही रिटेनर और एलाइनर तकरीबन एक मटेरियल होता है, एक ही मटेरियल, लेकिन रिटेनर का मतलब होता है कि दांत जहाँ पे हमने सीधे कर दिए उधर उसको रिटेन रखना। और एलाइनर का मतलब ये मटेरियल एक ही है। एलाइनर का मतलब दांत फर्श करे टेढ़ा है तो उसको हम आराम से एक ट्रे में थोड़ा सा आगे कर दिया, दूसरे में थोड़ा, तीसरे में, चौथे,
5वें छठे इस तरह आराम आराम से आगे करके ना वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये फ़र्क है। बिल्कुल सही। आपने विनियरिंग वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया कि आजकल बड़े सारे लोग जो हैं वो ये भी करते हैं। इस पे मैं अक्सर करता हूँ हॉलीवुड स्माइल। हाँ। उस पर मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं भी हॉलीवुड स्माइल पे। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। विनियर्स का ये है ना कि वो फ़र्ज़ करें किसी के दांत में थोड़ा आप रफनेस है, दांत उसका ख़राब है ना, थोड़े से टेढ़े विनियर से ठीक नहीं होंगे, या उसकी कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, उसके लिए हम विनियर इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान ज़ुबानें बताऊं, जिस तरह लड़कियां नाखून पहनती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम विनियर जितना वाइट चाहेंगे, जितना शेप खूबसूरत चाहेंगे तो हो सकता है, वो विनियर से हो सकता है। लेकिन कितना लास्ट करता है, कितनी देर तक चलेंगे? देखिए 2 टाइप की विनियर्स है। एक उसको हम कंपोजिट विनियर कहते हैं, वो 5 ईयर तक हो सकता है। उसमें आप फिर ज़्यादा वाइट भी नहीं कर सकते, उसमें इतना वाइट आता नहीं। ज़रकूनिया है 10 से 15 साल तकरीबन चल जाते हैं। लेकिन फिर मैं अक्सर कहता हूँ ना, मैं मुझसे कुछ पूछता है ना तो मैं कहता हूँ ना, जो आप एक्ट्रेस वगैरह देखते हैं ना, इनको इस तरह ना देखे, इनकी खूबसूरती के पीछे एक अच्छा खासा स्ट्रगल है। अच्छा, बहुत स्ट्रगल है वो। ये ना, अब लोग कहते हैं हॉलीवुड स्माइल, मैं कहता हूँ उसने अपने दांत काटे हैं, आप काट सकते हैं? वो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा बस आप, अच्छा फिर आपने लाइनर विनियर लगा दिए, अब आपको मैं सबसे पहले कहूँगा गंडेरी ना खाए, स्टिकी फूड ना खाए, ठीक है, थोड़ा सा गुजारा करे, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। सख्त कोई चीज़ ना खाए, वो आप नहीं कर सकते गुजारा, तो ये लोग कर रहे हैं इसके साथ। तो हर खूबसूरती की एक कीमत है, ठीक है, तो वो अदा करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है नेचुरली, अगर हम उसको रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, और जैसे हमने डिस्कस किया है कि उसकी हिफाजत करें, तो यकीनन तौर पर ये हमारे साथ एक लंबा अरसा तक चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपके साथ डिफरेंट सेशंस करते रहते हैं और मुख्तलिफ और टॉपिक्स में भी मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।